नमस्कार। डीडी न्यूज के इस खास प्रोग्राम भारत एट 7 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसमें हम देखते हैं खबरें राज्यों से, राज्यों की जो बड़ी खबरें हैं उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तो आज भी हम कई राज्यों से देखेंगे खबरें, लेकिन सबसे पहले इस समय की हेडलाइंस। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उत्तर प्रदेश में सियासी बवाल। जयप्रकाश की प्रतिमा पर माल्यार्पण के लिए प्रशासन ने अखिलेश यादव को नहीं दी थी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जाने की इजाजत। कहा भवन अभी निर्माणाधीन, माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं। भाजपा ने सपा पर राजनीति करने का लगाया आरोप। आरजे कर रेप और मर्डर मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को फाइमा का अल्टीमेटम। आईएमए ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखा पत्र। कहा शांतिपूर्ण वातावरण और सुरक्षा संबंधित मांगों को स्वीकार करे सरकार। 31 साल में पहली बार घाटे में दिल्ली का बजट घाटे पर भाजपा का दिल्ली सरकार पर हमला। दिल्ली की अर्थव्यवस्था के विध्वंस के लिए बताया आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस उपराज्यपाल को थोड़ी देर में सौंपेगी समर्थन पत्र। फारूक अब्दुल्ला ने फिर से अलापा पाकिस्तान का राग। कहा सभी पड़ोसियों के साथ होने चाहिए हमारे अच्छे संबंध। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी अप्रत्याशित हार को नहीं पचा पा रही है कांग्रेस। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं की आपसी गुटबाजी, भीतरघात पड़ा भारी। इंडी गठबंधन के साथी ही अब कांग्रेस को दे रहे हैं नसीहत। तो ये भारत एट 7 की हेडलाइंस थी और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज की जो खबर है वो उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है कि भारत रत्न लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के अवसर पर जहां एक और प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम नेताओं ने उनको श्रद्धांजलि दी, तो वहीं दूसरी ओर एक हाई वोल्टेज राजनीतिक ड्रामा लखनऊ में देखने को मिला। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जेपी की जयंती पर निर्माणाधीन JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल सेंटर जाने पर अड़े हुए थे। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ने निर्माण कार्य की वजह से वहां उनको जाने की अनुमति नहीं दी। फिर भी सपा प्रमुख नहीं माने और जाने की जिद पर अड़े रहे। तो हालांकि पुलिस की बैरिकेडिंग और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन की अपील पर शायद बाद में उनका मन बदल गया और अपने आवास के बाहर ही जेपी की प्रतिमा मंगाकर उनके ऊपर माल्यार्पण कर दिया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लखनऊ के JPNIC सेंटर पर जाकर जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने के प्रोग्राम के लिए अनुमति के लिए भेजा था, लेकिन LDA द्वारा निर्माण कार्य जारी होने और बरसात का मौसम होने के कारण सांप, बिच्छू आदि निकलने के खतरे को देखते हुए अखिलेश यादव को JPNIC सेंटर जाने से मना किया गया। इसको लेकर LDA ने JPNIC सेंटर जाने वाले रास्ते पर टीन शेड की बैरिकेडिंग लगा दी। इसके विरोध में अखिलेश यादव के आवास के सामने समाजवादी पार्टी के नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। समाजवादी लोग जयंती हर साल मनाते हैं और इसी तरह मनाते रहेंगे। आज पुलिस ने रोका है, ये पुलिस कब तक खड़ी रहेगी? जैसे ही पुलिस हटेगी हम लोग फिर जयंती को मनाएंगे, वहीं पर मनाएंगे। भाजपा ने जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के माल्यार्पण करने जाने को लेकर उन पर निशाना साधा है। भाजपा ने कहा है कि अराजकता, कुशासन, दंगाइयों का समर्थन सपा के शासनकाल में था। भाजपा ने सपा को हिदायत दी कि वे अपने महापुरुषों का अनुसरण करें। वहीं भाजपा ने आरोप लगाया है कि सपा इस मामले पर राजनीति कर रही है। निर्माण अधूरा है और इसलिए सीलिंग हुई है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण के सिद्धांतों, विचारों को कुचलने वालों के साथ गोद में बैठकर राजनीति करने वाले लोग आज ड्रामेबाजी कर रहे हैं। लोक नायक जयप्रकाश के आंदोलन को 70 के दशक में किसने कुचला था? किसने देश के अंदर आपातकाल लगाया था? और लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी ने उसको स्वतंत्रता के दूसरे आंदोलन के साथ जोड़ते हुए
देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर किया। अखिलेश यादव जी राजनीति कर रहे हैं। जो नोटिस जारी किया है वो स्पष्ट करता है कि अभी कंस्ट्रक्शन इनकम्प्लीट है। अगर अखिलेश यादव जी को इतना ही सच्ची नीयत से इंटरेस्ट होता तो वो अपने ऑफिस के अंदर भी जयप्रकाश नारायण जी को नमन कर सकते थे। दिक्कत यह है कि आज समाजवादी पार्टी जयप्रकाश नारायण जी के आइडियल्स को भूल चुकी है। अगर उन आइडियल्स को फॉलो करती तो कांग्रेस पार्टी के साथ अलायंस नहीं करती। श्रीमान अखिलेश यादव जी, जिन महापुरुषों का नाम लेकर के आप राजनीति कर रहे हैं, क्या उनके आचरण का छटाक भर भी आपने पालन किया है? आपके शासनकाल में अराजकता, कुशासन, गुंडई, दंगाइयों का समर्थन, आतंकवादियों के मुकदमे वापस करने का कुकृत्य आपके शासनकाल में हुआ था। कम से कम अपने महापुरुषों का छटाक भर ही अनुसरण कर लीजिए। इस बीच अखिलेश यादव को जेडीयू ने जेपी को लेकर सियासत न करने की सलाह दी है। ऐसे महामानवों की स्मृति में जब भी कोई दिवस आयोजित किए जाते हैं, ऐसी संकीर्ण राजनीति को जनता पसंद नहीं करती है। इसीलिए ऐसे बयान जेपी के जीवन मूल्यों के विपरीत है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने गुरुवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निजी सचिव गंगाराम को पत्र भेजा था, जिसमें यह बताया गया था कि भवन अभी निर्माणाधीन है। इस वजह से निर्माण सामग्री अनियोजित ढंग से रखी हुई है। बारिश के बाद यहां जीव जंतु पाए जाने की आशंका है, जिसकी वजह से Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का यहां पर माल्यार्पण करना सुरक्षित नहीं है। चूंकि आने वाले समय में प्रदेश में 10 विधानसभाओं के उपचुनाव होने हैं, अखिलेश यादव ऐसा कोई मौका नहीं चूकना चाहते जिस पर राजनीति की जाए। हुआ भी ऐसा ही आज उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जेपी के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। कैमरामैन आशुतोष के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। तो लखनऊ में ये हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ और इसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर की हत्या के मामले को लेकर कोलकाता के डॉक्टर एक बार फिर से भूख हड़ताल पर हैं। आरजी कर मामले को लेकर फेमस संस्थान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। उन्होंने लिखा है कि पश्चिम बंगाल का चिकित्सा समुदाय और आम लोग गहरे संकट में हैं। पश्चिम बंगाल ने पहले ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन देखा है। विदेशियों की आक्रामकता के स्थान पर हम राज्य प्रायोजित आक्रमण देख रहे हैं। स्वतंत्र भारत का उत्पीड़न उन्हीं लोगों द्वारा जिन्हें लोगों के द्वारा लोगों के लिए चुना गया था। भारत के नागरिक के रूप में हम आपकी सुरक्षा की सर्वोच्च जिम्मेदारियों को समझते हैं। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ड्यूटी के दौरान डॉक्टर अभया की नृशंस हत्या के बाद अगस्त में न्याय की मांग को लेकर देश भर में आंदोलन हुआ, तो वहीं प्रदेश सरकार युवाओं को प्रताड़ित कर रही है। पिछले कुछ दिनों से हमारे कई डॉक्टर आमरण अनशन पर हैं। 140 घंटे से ऊपर हो गए हैं। उनकी हालत तेजी से बिगड़ रही है। आईसीयू में अपनी जिंदगी और मौत के बीच वो संघर्ष कर रहे हैं। तो इस मामले पर भारतीय मेडिकल एसोसिएशन ने भूख हड़ताल पर बैठे हुए युवा डॉक्टर्स के समर्थन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी पत्र लिखा है। आईएमए ने युवा डॉक्टर्स की मांगों को जायज ठहराते हुए अपना पूर्ण समर्थन दिया और उन्हें हर आवश्यक सहायता प्रदान करने का आश्वासन भी दिया है। और इसी के साथ एसोसिएशन ने पश्चिम बंगाल सरकार से अपील की है कि वो युवा डॉक्टर्स की जान से खिलवाड़ ना करे और उनकी शांतिपूर्ण वातावरण और सुरक्षा संबंधित मांगों को बिना देर किए स्वीकार करें। और इन सब के बीच कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर तनाव का माहौल है। कोलकाता के किशोर संघ क्लब के द्वारा आयोजित दुर्गा पूजा में अन्य समुदाय के लोगों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया। क्लब के सदस्यों ने बताया कि समूह के लोगों ने तुरंत साउंड सिस्टम बंद कराने की मांग रखी। उन्होंने बताया कि समूह द्वारा साउंड सिस्टम बंद नहीं करने पर दुर्गा पूजा बंद कराने की धमकी दी गई है। इस मामले पर शुभेंदु अधिकारी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल में यह बीमारी बांग्लादेश की फैलाई हुई है।
तो पश्चिम बंगाल में इस बार की दुर्गा पूजा में कई तरह के मुद्दे हैं, कई तरह से फीकी भी है ये पूजा, और क्या कुछ वहां पर है इसके लिए सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी से, जो कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहले प्रसेनजीत दा, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि जो डॉक्टर भूख हड़ताल पर हैं कोलकाता में बैठे हुए, उनकी क्या हालत है और इस समय उनके स्वास्थ्य को लेकर आपके पास क्या अपडेट है? लालचंद, पहले तो ये बता दूं कि आप एकदम सही कहा कि इस बार की दुर्गा पूजा अगर फीकी ना होती तो मैंने पूरे दिन आप लोगों के साथ नहीं होता। आपके साथ होना जरूरी है, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो होना नहीं चाहिए था। ये जो चिकित्सक यहाँ पे भूख हड़ताल पर है, इसमें से एक को कल आधी रात को सीसीयू में लेना पड़ा, डॉक्टर अनिकेत महातो को। बाकी यहाँ पे जो 6 चिकित्सक है कोलकाता में और 2 चिकित्सक है सिलीगुड़ी में, ये सबका तबीयत काफी नाजुक स्थिति में पहुंच गया है, क्योंकि 140 घंटा से भी ऊपर हो गया है। और आज थोड़ा सा भी किसी को अगर फिजियोलॉजी के बारे में पता है तो वो समझ सकते हैं कि ये 140 घंटा के ऊपर अगर किसी ने भूख हड़ताल पर है, और सही में भूख हड़ताल, ये क्यों मैं बताया, इसका पीछे कारण है। जो भी हो, सही भूख हड़ताल, तो उसके बाद क्या स्थिति हो सकता है, चाहे जितना भी नौजवान हो ना की। तो ये सारे डॉक्टर की स्थिति अभी काफी नाजुक है, लेकिन इस वक्त फिलहाल वहां पे एक महा रैली जो जारी है, और इनका जो जोश है अंदर की, वो अंदर की जोश बरकरार है। लालचंद, ठीक है। प्रसेनजीत दा, ये पश्चिम बंगाल का कौन सा इलाका है जो बांग्लादेश की तरह बनता जा रहा है, जहां पर दुर्गा पूजा पर रोक, और यहाँ का जमाते इस्लामी ये कौन खड़ा हो गया जो पश्चिम बंगाल के अंदर वो बांग्लादेश जैसा माहौल बना रहा है दुर्गा पूजा में व्यवधान डालकर? नहीं लालचंद, ये आपको समझना चाहिए, जो बंगाल की पुलिस, कोलकाता की पुलिस, वो ये डॉक्टर लोगों का जो आंदोलन है, इसे रोकने के लिए जितना प्रोएक्टिव है, या 14 अगस्त रात को जब आरजीकर अस्पताल में कुछ गुंडा ने गुंडाई किए हैं, उनको रोकने के लिए जिस तरह से नाकाम रही, वो साबित करता है कि यहाँ बांग्लादेश क्या कुछ भी हो सकता है। 2 बातें, 2 जगह है, ये जो आपने वीडियो दिखाया, ये 2 जगह का वीडियो है। एक एक्सट्रीम नॉर्थ बंगाल में आसाम से सटा हुआ अलीपुर द्वार जो जगह है, उस अलीपुर द्वार में कल आधी रात को जैसे आप समझ सकते हैं कि दूसरे समुदाय के लोग आके इन महिलाओं को धमकी देके गया। ये जो महिलाओं की आप दिखा रहे हैं, ये अलीपुर द्वार का है। और दूसरा जो फुटेज है, दूसरा फुटेज आज दोपहर 1 बजे का, ये फुटेज जो है आज दोपहर 1 बजे का कोलकाता की गार्डन रिच, जिसे कोलकाता की मेयर और तृणमूल कांग्रेस की बड़ा नेता ममता बनर्जी की डायना हाथ बॉबी हाकिम किसी समय पे मिनी पाकिस्तान कहते थे और कहते हैं अभी भी, उसी गार्डन रिच इलाका की इस घटना है, जो पंडाल में घुस गए और अपने नमाज की समय पे इन्होंने माइक बंद करने की धमकियां। बाकी इलाकों में हालांकि थोड़ा सा फीका है, लेकिन बाकी इलाकों में दुर्गा पूजा की रौनक कैसी है दादा, किस तरह का इस बार माहौल है? देखिए, दुर्गा पूजा अपनी जगह पे है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बाकी समय पे जैसे हर एक पंडाल में जो कल्चरल प्रोग्राम, बंगाली कल्चरल प्रोग्राम हुआ करता था, वो इस बार किसी जगह पे दिखाई नहीं दिया। फिर जो आर्टिस्ट होते थे, जिन लोगों का इस समय पे काफी महंगा बुकिंग हुआ करता था, वो सब आर्टिस्ट का बुकिंग हो ही नहीं रहा है। महंगा होने का तो दूर की बात है। लोग निकल रहे हैं, पंडाल में पहुंच रहे हैं, प्रतिमा के सामने अपना नमन कर रहे हैं, ये तो है, लेकिन मन में जो आक्रोश और निराशा है वो जारी है। बिल्कुल, और ये बिल्कुल लाजिमी है कि इस तरह का असर जो है वो इस बार है वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया दादा जुड़ने के लिए, इस खबर पर जानकारी देने के लिए। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी जुड़े हुए थे। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे खासतौर पर 2 राज्यों में जहां पर चुनाव हुए थे, वहां पर नई सरकार के गठन को लेकर क्या कुछ चल रहा है। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले।
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। हाथ धोकर आते हैं। साबुन की जगह हैंड वॉश। मोहन का प्रमोशन हो गया क्या? सैवलॉन हैंड वॉश तो हमारा रोज का है। सिर्फ 10 रुपए में 200 ml हैंड वॉश बनाओ। सैवलॉन पाउडर टू जेल हैंड वॉश, जर्म से बचाए, शान बढ़ाए। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। स्वागत है। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं भारत एट 7 और अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली के, जहां 31 साल में पहली बार दिल्ली सरकार 7,000 करोड़ रुपए के घाटे में है। इस साल दिल्ली सरकार के पास अपने प्रोजेक्ट को पूरे करने के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं हैं। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग द्वारा मुख्यमंत्री आतिशी को राजकोषीय घाटे की जानकारी दे दी गई है। दिल्ली सरकार ने राज्य की कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता की, जिसमें बताया गया कि विधायक फंड को इस बार 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष कर दिया गया है। लेकिन प्रेस वार्ता में आतिशी और सौरभ भारद्वाज राजकोषीय घाटे से जुड़े सवालों से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। दोनों की तरफ से दावे किए गए हैं कि दिल्ली सरकार के पास पर्याप्त रेवेन्यू है और दिल्ली सरकार अपनी सभी योजनाएं जारी रखेगी। लेकिन भाजपा नेता बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी सरकार पर पहली बार दिल्ली के 7,000 करोड़ रुपए के बजट घाटे को लेकर निशाना साधा। उन्होंने दिल्ली के खर्चे को आय से अधिक बताया। साल में पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में है, यानी घाटे में है, और छोटे मोटे नहीं, 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ, पहली बात, कि दिल्ली में जो एक्सपेंडिचर है यानी खर्चा, वो दिल्ली की इनकम या दिल्ली की आय से कहीं कहीं ज्यादा है। इसका एक और बहुत ही संगीन पहलू है कि ये डेफिसिट जानबूझ के हुआ है। और साथ ही बांसुरी स्वराज ने कहा कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की जनता को भ्रमित किया है। उन्होंने CAGC जांच की मांग भी की और कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। दिल्ली सरकार ये झूठ फैलाना चाहती थी, जनता को भ्रमित करना चाहती थी कि दिल्ली के पास सरप्लस पैसा है। अगर आप देखेंगे तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझ के दिल्ली के अकाउंट्स फज करे हैं। इसलिए आज हम इस अकाउंट फजिंग की और दिल्ली के बजट की CAG से ऑडिट और जांच मांगते हैं और जांच के बाद कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, इसकी मांग रखते हैं। और अब हम आपको लिए चलेंगे जम्मू कश्मीर, जहां जीत हासिल करने के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस अब से कुछ ही देर में उपराज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश करने जा रही है और उसी के बाद नई सरकार के गठन को लेकर तस्वीर भी साफ हो जाएगी। लेकिन इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से पाकिस्तान का राग आलाप दिया है। ये हमारा काम नहीं है, ये काम मरकज का है। जब इलेक्शन था, जब हमने इलाक़ किया था भारत के साथ, उस वक्त भी फॉरेन अफेयर्स जो था, डिफेंस था, कम्युनिकेशन था, जो उनके हाथ में था। क्यों हम लोग एक और नफरत पैदा करें, गलत फहमियाँ पैदा करें? हम तो चाहते हैं कि भाईचारा पैदा हो, सारे हमारे पड़ोसी जो हैं उनके साथ हमारा अच्छा राब्ता हो। सार्क है, उम्मीद करूँगा हुकूमत हिंदुस्तान सार्क को फिर से शुरू करेगी कि हम लोग खुशी से रह सकें। हम बड़े भाई हैं इन सब मुल्कों के। एक छोटा सा ब्रेक और उसके बाद आपको लिए चलेंगे हरियाणा, जहां देखेंगे नई सरकार के गठन को लेकर वहां क्या कुछ हो रहा है। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले।
वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। बढ़िया है। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया। नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील। स्टील का बादशाह। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। बच्चों को सर्टिफिकेट मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। और अगर आपके आटे को भी मिले तो गेहूं की क्वालिटी, आटे की शुद्धता, रोटी की सॉफ्टनेस के लिए सर्टिफिकेट अगर होता तो है ना। आशीर्वाद आटा का क्वालिटी सर्टिफिकेट। पैक स्कैन करो, खुद चेक करो। आशीर्वाद आटा, क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। स्वागत है ब्रेक के बाद। अब देखेंगे कि हरियाणा में नई सरकार की गठन को लेकर क्या कुछ हो रहा है, जहां भाजपा की बड़ी जीत और कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद जहां एक और भाजपा नई सरकार के गठन की तैयारियों में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस हार के कारणों पर मंथन कर रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित हार को पचा नहीं पा रही कांग्रेस ने अपने स्तर पर अब इसके कारणों की पड़ताल शुरू कर दी है। इसी क्रम में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में शीर्ष नेताओं की गुरुवार को हार की समीक्षा के लिए पहली बैठक हुई। पहली बैठक में पराजय के कारणों के किसी अंतिम निष्कर्ष पर पार्टी नहीं पहुंची। बैठक के दौरान हरियाणा कांग्रेस की शीर्ष नेताओं की आपसी गुटबाजी, भीतरघात की ओर साफ इशारा करने से परहेज नहीं किया। गुट कांग्रेस में रहे हैं, आज की बात नहीं है। मेरे दादाजी कांग्रेस में थे, 60 और 70 के दशक में बड़े नेता थे। उस समय भी गुट थे, वो भी मुझे बताते थे कि गुटबाजी होती थी। तो ऐसा नहीं है। प्राकृतिक नेतृत्व होता है ज़्यादा, क्षेत्रीय नेतृत्व होता है, समाज का होता है, मुद्दों का होता है, मेहनत का होता है। कई तरीके के कांग्रेस में नेतृत्व होते हैं। और जब होते हैं, क्योंकि कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं है, तो एक आपस में थोड़ा बहुत जद्दोजहद चलती है। क्रिटिसिज्म के बगैर कोई पार्टी आगे जा नहीं सकती है। समय पर ओवरहाल करना पड़ता संगठन को। संगठन में मेरा है कि जो सामाजिक न्याय के लोग हैं, जिनके पास जनाधार है, जो जनता से जुड़े लोग हैं, ऐसे लोगों को संगठन में जिम्मेदारी देना चाहिए। और सांगठनिक ढांचा के बदलाव की बहुत दिनों से ज़रूरत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस पार्टी अपनों के ही निशाने पर आ गई है। इंडी गठबंधन के साथी ही अब कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं। राहुल गांधी जी ने जब बोला है और अपने संगठन, अपनी पार्टी के बारे बोला है, तो बेहतर ही बोला होगा, सही बात बोला होगा। जो उन्होंने आकलन किया, जो उनको लगा कि हार का कारण एक ये भी हो सकता है, तो उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में और राज्यों में चुनाव हैं, तो कांग्रेस इससे कुछ सबक लेगी। इस बीच हरियाणा चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत दर्ज की है। पार्टी की जीत से उत्साहित भाजपा नेता अनिल विज ने शुक्रवार को कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की दिलचस्पी केवल जलेबी में थी, उनकी चुनाव में कोई दिलचस्पी नहीं थी। राहुल गांधी जी का इंटरेस्ट केवल जलेबी में था, उनका कांग्रेस के चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो जलेबी को महिमा मंडित करके चले गए और लोगों ने कांग्रेस की जलेबी बना दी। अब कांग्रेस को अपना चुनाव निशान भी बदल लेना चाहिए। अब पंजे को हटा के जलेबी रख लेना चाहिए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी किसानों के साथ पिपली अनाज मंडी में धान खरीद का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने धान की जांच करवाई। वहीं हरियाणा चुनाव में भाजपा ने शानदार जीत हासिल की है। नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में होना है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद शामिल होंगे। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी की जिम्मेदारी करनाल के पूर्व सांसद संजय भाटिया को सौंपी गई है, जिसे लेकर संजय भाटिया अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह की तारीख अभी घोषित नहीं की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो हरियाणा में एक तरफ बीजेपी जहां सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, वहीं कांग्रेस ये सोच रही है कि हार के लिए किसको जिम्मेदार ठहराएं, चुनाव आयोग को, ईवीएम को या अपने ही नेताओं को। फिलहाल आज भारत@7 में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।